प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा के कारण इस सप्ताह देश भर की सुर्खियों में उत्तराखंड का नाम छाया रहा। इन सुर्खियों में उत्तराखंड के साथ एक और विषय चिपका मिला, शीतकालीन चार धाम यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी 2014 में दिल्ली में शीतकालीन चार धाम यात्रा करने की घोषणा की थी। हरीश रावत से पहले रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में भी शीतकालीन चार धाम यात्रा पर बात चली थी। 2011 में बद्रीनाथ को लेकर हुए विवाद के चलते उस समय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पिछले कुछ सालों से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शीतकालीन चार धाम यात्रा का नाम जप रहे थे। आखिर में पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी। कोई योजना जो राज्य में कई लोगों को रोजगार दे सकती हो और राज्य की आर्थिकी मजबूत कर सकती हो, उसे महज राजनीतिक लाभ के लिए कैसे पार्टियां सालों साल ठंडे बस्ते में डाल देती हैं, शीतकालीन चार धाम यात्रा इसका एक उदाहरण है। नमस्कार, मैं मंजुल। आज समझते हैं क्या है शीतकालीन चार धाम यात्रा और उससे जुड़े विवाद। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के चार धाम माने जाते हैं। यहां एक बात समझने की है कि उत्तराखंड सरकार जिन तीर्थों को चार धाम कहकर यात्रा चलाती है, वो शंकराचार्य के चार वैष्णव तीर्थों से अलग हैं। शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार वैष्णव तीर्थों में उत्तराखंड में केवल एक बद्रीनाथ ही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी सरकारों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को चार धाम यात्रा के नाम से प्रचारित किया। चारों तीर्थ स्थान हिमालय के ऊंचे और ठंडी जगहों में हैं, इसी वजह से साल में 6 महीने इनके कपाट बंद रहते हैं। आम धारणा यह है कि कपाट बंद होने के बाद यानी शीतकाल के 6 महीने तक उत्तराखंड के इन चार धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि इन तीर्थों में प्रतिष्ठित चल मूर्तियों को उनके शीतकालीन पूजा स्थलों में विधि विधान से विराजमान कर दिया जाता है। जैसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में है, बद्रीनाथ की पांडुकेश्वर, गंगोत्री की मुखबा और यमुनोत्री की खरसाली में है। ऊखीमठ जहां रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है तो पांडुकेश्वर चमोली जिले में है। मुखबा और खरसाली दोनों उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। शीतकाल में चारों तीर्थों के देवता यहीं विराजते हैं और यहीं इनकी पूजा भी होती है। यहां यह बात समझने की है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड सरकार शीतकालीन गद्दी में पूजा की नई परंपरा शुरू करने जा रही है। शीतकालीन गद्दी में पूजा तो पहले से होती थी, सरकार अब उसका प्रचार प्रसार कर रही है। यहां परंपराओं से जुड़े एक विवाद की जानकारी भी जरूरी हो जाती है। जब सरकार कहती है कि शीतकालीन गद्दी में तीर्थ के देवता ही विराजते हैं, तो यह बात अधूरी है। जैसे बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति तो धाम में ही रहती है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में निवास करते हैं। दूसरी ओर आदि शंकराचार्य की गद्दी, भोग मंडी और बद्रीनाथ के रावल शीतकाल के 6 महीनों में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में प्रवास करते हैं। आज इन परंपराओं पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने बद्रीनाथ का शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर को ही घोषित कर दिया है। इन परंपराओं और स्थानीय हक हकूकों पर लोगों के अलग अलग मत हैं, जिन पर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल सरकार पिछले साल दिसंबर से शीतकालीन चार धाम यात्रा के प्रचार प्रसार का प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आमंत्रित भी किया था। अपने 100 शिष्यों के साथ वो 7 दिन की शीतकालीन तीर्थ यात्रा पर रहे। शंकराचार्य की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा गया कि शीतकालीन तीर्थ यात्रा करने वाले वो पहले शंकराचार्य हैं। इसके अलावा सरकार ने चार धामों की शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMUN के होटलों में ठहरने पर किराए में 25% की छूट भी दी। सरकार के प्रचार का रिजल्ट ये रहा है कि इस साल 24 नवंबर से अब तक करीब 42,000 तीर्थयात्री शीतकालीन चार धाम यात्रा में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखबा यात्रा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब साल में 12 के 12 महीने चार धाम यात्रा चलेगी। दावा यह भी है कि शीतकालीन चार धाम यात्रा उत्तराखंड का भविष्य बदल देगी। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी फैसले पर सहमति दर्ज कराती हो। यह ऐसा ही एक मौका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को इसकी शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही खुद को क्रेडिट न देने का दर्द भी फेसबुक पर बयां कर दिया। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में चारधाम पर्यटन की बड़ी भूमिका है। पिछले साल चारधाम और हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.8 मिलियन थी। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ आए। जहां बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.42 मिलियन थी, तो केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.65 मिलियन थी। गंगोत्री में जहां 0.81 मिलियन श्रद्धालु आए, तो यमुनोत्री में 0.71 मिलियन श्रद्धालु आए। जाहिर है, जितने ज्यादा श्रद्धालु, सरकार का उतना ज्यादा राजस्व। सिर्फ 6 महीने ही आने वाले श्रद्धालु अगर 12 महीने आएंगे तो उत्तराखंड सरकार को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा।
ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि सरकार सच में उत्तराखंड का भविष्य बदल देगी। भविष्य बदलने का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान से भविष्य की ओर झांकने की कोशिश कर लेते हैं। सरकार इन जिलों से बढ़िया राजस्व कमाती है, लेकिन बदले में जब देने की बारी आती है तो वो क्या देती है। जैसे इस साल उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों ने अपने यहां अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले 21 करोड़ का बजट मांगा था। यह बजट जिले में बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई के अतिरिक्त इंतजामों के साथ ही सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए मांगा गया था। दिसंबर में मांगे गए इस बजट को पहले तो सरकार ने पास ही नहीं किया, बाद में पास किया तो 21 के बदले केवल 6 करोड़ ही जारी किए। सरकार इन जिलों में श्रद्धालु भीड़ तो बराबर चाहती है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं पर खर्च नहीं करना चाहती। सरकार आज जिस शीतकालीन चारधाम यात्रा का इतना प्रचार कर रही है, उसके लिए कोई ठोस रोड मैप उसके पास नहीं दिखता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार बेहद लचर नजर आती है। जैसे सरकार पर्यटन और तीर्थाटन में कोई अंतर नहीं समझती है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत विधानसभा के भीतर स्वास्थ्य आंकड़ों की भले कितनी ही गजब बाजीगरी कर लें, लेकिन उत्तराखंड में धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से नहीं छुपी है। राज्य में आपदा प्रबंधन की समझ को लेकर प्रशासकों की स्थिति कितनी गंभीर है, उसे हाल में हुए बद्रीनाथ माणा एवलांच की घटना से समझ सकते हैं। ये वही एवलांच है जिसमें 8 मजदूरों की जान चली गई। एवलांच से पहले चेतावनी जारी की गई थी। इसके बावजूद किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि 54 मजदूर वहां क्या कर रहे थे। आपदा का कुप्रबंधन और समझिए। इस एवलांच के बाद रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ ने उत्तराखंड में फिर से एवलांच की चेतावनी जारी की थी। चेतावनी को आनन फानन में प्रशासन ने ऐसा सीरियसली लिया कि औली के होटल खाली करवा दिए, जबकि औली एक बुग्याल है जहां पिछले 100 सालों में एवलांच की कोई घटना ही नहीं हुई है। खैर, भविष्य बदलने वाली शीतकालीन चारधाम यात्रा लागू करने के साथ सरकार को कुछ सवालों के जवाब तो जरूर देने चाहिए। जैसे, क्या इसे लागू करने से पहले इसके किसी पर्यावरणीय पक्ष को भी देखा गया है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज ओवर द हिमालय शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 1951 से 2018 के बीच भारत के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में हिमालयी क्षेत्र का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ा है। विशेष रूप से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा हमारा हिमालय आखिर कितने पर्यटकों का भार वहन कर सकता है? क्या बढ़ता हुआ मानवीय दबाव हमारी देवभूमि को देवभूमि रहने देगा? और इस प्रचंड विकास की दौड़ में स्थानीय लोगों के हक हकूकों और परंपराओं का ख्याल कौन रखेगा?